देखिए, यूएनएससी में वोटिंग हुई उक्रेन रशिया इशू के ऊपर, उसके ऊपर इंडिया ने इसमें से अपने आप को अलग कर दिया, लेकिन क्योंकि उन्होंने वोटिंग नहीं की, यानी कि एब्सटेन किया। 15 मेंबर है यूएनएससी के, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके और यूएस। 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं जो 2 साल के लिए, जिसके अंदर इंडिया भी है। उसके ऊपर 3 कंट्रीज, इंडिया, चाइना और यूएई, इन्होंने इस वोटिंग में एब्सटेन किया। इस वोटिंग से पहले यूएस के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जयशंकर से बात की, इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी मिनिस्टर से, कि आप इसमें वोटिंग में पार्टिसिपेट करिए, लेकिन जयशंकर ने इनको ओपनली मना कर दिया कि हम इस वोटिंग के अंदर एब्सटेन रहेंगे, हम इसमें वोट नहीं करेंगे। अब वोटिंग के अंदर लोग कहते हैं कि इंडिया को वोटिंग करनी चाहिए थी इसके अंदर रशिया के खिलाफ, लेकिन इंडिया वोटिंग क्यों करे रशिया के खिलाफ? पहली बात, रशिया इंडिया का टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। रशिया ने जब यूएन के अंदर इंडिया को हमेशा सपोर्ट किया है, कश्मीर इशू के ऊपर 1957 में सपोर्ट किया है, 1962 में किया है, 1971 में किया। जब इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ था 1971 का, उस टाइम सारा वर्ड वो था पाकिस्तान के साथ, सिर्फ रशिया वो कंट्री थी जो इंडिया के साथ खड़ी थी। जब देखा यूएस ने कि जो वार है वो टिल्ट हो रहा है इंडिया की तरफ, तो उसने अपनी 7th फ्लीट यहाँ भेज दी, और उसके साथ उनका एक जो एयरक्राफ्ट कैरियर था जो 70,000 टन्स की कैपेसिटी का था, 70 उसमें एयरक्राफ्ट थे। साथ में इंडिया का जो एयरक्राफ्ट कैरियर था आईएनएस विक्रांत या आईएनएस विशाल था, उसके अंदर सिर्फ 18 हेलीकॉप्टर थे, उसके अंदर सिर्फ 18 शिप्स, उसके अंदर सिर्फ 18 एयरक्राफ्ट थे, और वो भी थे जो वर्टिकल टेक ऑफ करने वाले, और एक तरीके से मारा जाए नॉर्मल टाइप के प्लेन्स थे, उनका कहीं मैच नहीं होता था। लेकिन इंडिया ने उस टाइम पे अपील की रशिया से, तो रशिया ने अपनी सबमरीन फ्लीट भेज दी इनको चैलेंज करने के लिए। 15 उन्होंने सबमरीन्स भेजी थी, जिसमें न्यूक्लियर सबमरीन्स थी, और जो अमेरिकन वारशिप्स आए थे वो उनके पास न्यूक्लियर पावर भी थी। और रशिया ने क्या किया कि अपने जो सबमरीन्स हैं उनको पानी से ऊपर ले आई स्ट्रेट यूएस के वारशिप्स के सामने। तो यूएस की हिम्मत नहीं पड़ी आगे बढ़ने की। इस तरीके से हमारा जो हेल्प किया रशिया ने, हम कैसे भूल जाएं। और दूसरी बात यह है कि इस टाइम वार किसका हो रहा है? वार हो रहा है उक्रेन और रशिया का। हमारे रशिया से बड़े अच्छे रिलेशन है, उक्रेन के साथ हमारे बड़े नॉर्मल रिलेशन है। आप देखिए, जब फर्स्ट टेन्योर था पीएम मोदी का, तो उनकी फॉरेन की विजिट हुई करीब 100 के करीब। किसी कंट्री में 5 बार गए, किसी में 4 बार गए, किसी में 3 बार गए, किसी में 2, किसी में 1, लेकिन उक्रेन नहीं गए। रशियन रिपब्लिक्स जैसे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह कंट्री के अंदर पीएम मोदी की 2-2 बार विजिट हुई। रशिया 4 बार गए, चाइना 5 बार गए, यूएसए 5 बार गए, लेकिन उक्रेन नहीं गए। उक्रेन के साथ मैं ये नहीं कहूँगा हमारे रिलेशन ख़राब है, उक्रेन हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। उक्रेन के पाकिस्तान के साथ डिफेंस की डील्स भी हैं। 1991 से लेकर 2020 तक इन दोनों की $1.6 बिलियन की डील हुई है। उक्रेन इंडिया को भी सपोर्ट करता है, जैसे हमारी तलवार क्लास जो शिप्स बन रहे हैं उसमें उक्रेनियन इंजन्स लगे हुए हैं, लेकिन हमारी उसके साथ कोई कमिटमेंट नहीं है। हमारी कमिटमेंट है रशिया के साथ, हम रशिया के साथ खड़े होंगे। फिर हम कैसे अपने दोस्त को छोड़ दें? फिर हम बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करते कि जिस तरीके से इस टाइप पे यूएस और नाटो का अप्रोच है, क्योंकि इंडिया ने बार बार इनसे कहा था कि आप रशिया पे ज़्यादा प्रेशर मत डालिए, आप प्रेशर डालिए चाइना पे। चाइना एनिमी नंबर 1 है, चाइना वर्ल्ड के अंदर पीस डिस्टर्ब करना चाहता है, लेकिन अगर आप रशिया पे ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो रशिया चाइना की तरफ चला जाएगा, जो आपके लिए भी बुरा होगा और हमारे लिए भी। नाटो को शायद या यूएस को ये बातें समझ नहीं आई। उन्होंने सोचा कि पुतिन के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर डालें, और जहाँ तक जो बाइडेन की बात करते हैं उनमें हिम्मत नहीं होती चाइना को काउंटर करने के लिए। अब देखिए, जब यहाँ लड़ाई शुरू हुई तो क्या हुआ? जो बाइडेन ने पहले से कह दिया कि मैं इस पर इंटरवेन नहीं करूँगा। उसके बाद दोबारा इन्होंने कहा कि जब उक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया उनके प्रेसिडेंट को, कि आप यहाँ से छोड़ के भाग जाओ। और यही बात उन्होंने की थी अब्दुल गनी से, अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट, और कन्फ्यूज स्टेट में है यूएस। अब दूसरी बात आती है कि अभी मीटिंग हुई थी क्वाड की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी फरवरी में मेलबर्न में, उसमें क्रिटिसाइज़ किया गया पाकिस्तान को। दोनों तरफ से सभी कंट्री ने क्रिटिसाइज़ किया। और पाकिस्तान के अंदर जो स्ट्राइक हुई थी 26/11 की 2026/11 की दूसरी, पाकिस्तान ने जो अटैक किया था पठानकोट पे बेस पे, उस पर भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने थ्रेटन किया कि आप यहाँ से जो काम कर रहे हैं, अपनी टेरिटरी यूज़ कर रहे हैं टेररिस्टों के लिए, उस पर भी क्रिटिसाइज़ किया। चाइना को क्रिटिसाइज़ किया। उसके बाद जब रशिया ने ये कहा, जब अमेरिका ने ये कहा कि आप उक्रेन रशिया क्राइसिस पे बोलें, इंडिया ने मना कर दिया डायरेक्टली कि इस पर हम कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो इशू क्वाड बनी है ये सिर्फ बनी है इंडो पैसिफिक के लिए, रशिया उस एरिया में नहीं आता। दूसरी बात है कि हम रशिया को क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे,
क्योंकि रशिया के साथ हमारे बड़े क्लोज रिलेशंस हैं। अगर हम उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे तो हमें आर्म की तरफ दूसरी तरफ से नुकसान होगा, हमारे डिफेंस फोर्सेस को नुकसान होगा, और अगर हम वीक होंगे तो हम चाइना को काउंटर नहीं कर सकेंगे। तो उस टाइम पे जापान, ऑस्ट्रेलिया और इवन अमेरिका मान गए। तो इंडिया का जो यहाँ पे स्टैंड है उसको सबने एंडोर्स किया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो अमेरिका ने इस टाइम पे कोशिश की है, जिस तरीके से रशिया को बार बार भड़का रहे हैं, उसके लिए गलती अमेरिका की है, और इंडिया रशिया को पूरा सपोर्ट करता रहेगा। मैं एक और बात कहना चाहूँगा, जब 1971 का वार हुआ था, उसके बाद जब रशिया ने अपनी यहाँ पे 7th फ्लीट भेजी थी, उस टाइम पे रशिया ने हमारी हेल्प की। लेकिन उसके बाद अमेरिका की कोशिश थी कि श्रीलंका में अपनी बेस बना लें। अमेरिका चाहता था कि ट्रिंकोमाली में उनकी नेवल बेस बने। उस टाइम पे इंदिरा गांधी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने इसको काउंटर करने के लिए LTTE खड़ी कर दी, यानी कि लिबरेशन टाइगर्स, जो वहाँ पे डिस्टर्बेंस करने लगे, क्योंकि उनके पास पहले ही प्रॉब्लम थी श्रीलंका के साथ, उनके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं किया जा रहा था। इस सिचुएशन को देखते हुए जब वहाँ पे वायलेंस हो गई तो अमेरिका ने वहाँ से विड्रॉ कर लिया कि हम यहाँ बेस नहीं बनाएंगे। अगर वहाँ पे बेस बनती तो इंडिया की सिक्योरिटी पिंच होती। अगर आज यूक्रेन के अंदर नाटो घुस जाता है तो रशिया की भी सिक्योरिटी इस तरीके से अफेक्ट होती है, पिंच होती है। इसलिए रशिया नहीं चाहेगा कि नाटो कभी आए, इसलिए उसने यूक्रेन पे अटैक किया। और मैं सोचता हूँ अपनी सिक्योरिटी के लिए रशिया पूरा जस्टिफाइड है और इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा है, वो भी इंडिया जस्टिफाइड है। महाराष्ट्र के 14 जिलों में बड़ी राहत। मुंबई, पुणे समेत कई बड़े शहरों में 100% क्षमता के साथ खुलेंगे जिम, मॉल, स्कूल और सिनेमाघर। मुंबई 10 घंटे पहले महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 675 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 5 नए मरीजों की मौत हुई है। दैनिक भास्कर के अनुसार महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 675 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 5 मरीजों की मौत हुई है। संक्रमण के कम होते मामलों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की जनता को एक बड़ी राहत दी है। मुंबई समेत 14 जिलों में 100% क्षमता के साथ रेस्तरां, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल, धार्मिक स्थल, थिएटर और मनोरंजन पार्क के संचालन की अनुमति दे दी है। जिन जिलों में छूट दी गई है उनमें मुंबई शहर, मुंबई उपनगरीय, पुणे, भंडारा, सिंधुदुर्ग, नागपुर, रायगढ़, वर्धा, रत्नागिरी, सतारा, सांगली, गोंदिया, चंद्रपुर व कोल्हापुर शामिल हैं। बुधवार को जारी सरकारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इन 14 जिलों में सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल और रेस्तरां, स्पा बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, धार्मिक स्थल, ड्रामा थिएटर, पर्यटन स्थल, मनोरंजन पार्क आदि को 100% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति है। पहले सीएम ने तीसरी लहर का खतरा बताया था। इससे पहले 10 जनवरी 2022 को नए प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि हम फिर से एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां कोरोना की तीसरी लहर से हमको जूझना पड़ रहा है। नए वेरिएंट के खतरों पर चर्चा किए बिना हम एक दूसरे की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें, इस पर बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में अब सिर्फ 6,106 एक्टिव पेशेंट। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 675 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 5 नए मरीजों की मौत हुई है। इसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 78,66,380 हो गई है। मृतकों की कुल संख्या 1,43,706 तक पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में 1225 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के बाद ठीक हो चुके लोगों की संख्या 17,12,568 हो गई। राज्य में फिलहाल 6106 केस एक्टिव हैं। बीते 24 घंटों में 65,821 नमूनों की जांच की गई। उसमें से अब तक 7,79,40,925 नमूनों की जांच टोटल की जा चुकी है। मुंबई में संक्रमण के 77 नए मामले सामने आए हैं, जबकि मौत का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। राज्य में ओमिक्रॉन के मिले 104 नए केस। देश के साथ साथ राज्यों में कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। बीते 24 घंटों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 104 नए केस सामने आए हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा 41 पुणे महानगर पालिका में हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।